सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें देखेंगे भूकंप से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आएगा साथ में उसको भी समझेंगे ताकि उससे रिलेटेड अगर आपको प्रश्न देखने को मिले तो वो आपको आसानी से हल हो जाए। तो भूकंप थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं भूकंप क्या होता है। भूकंप का तात्पर्य है कि भूपट्टी पर जो सबसे घातक तरंग द्वारा उत्पन्न कंपन अथवा जो दोलन होता है उसी को भूकंप करते हैं। आप आम भाषा में कह सकते हैं पृथ्वी का कंपन ही एक तरह से भूकंप है। तो उसी से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसे आज हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत है क्या। आप अगर देखेंगे कि जो भूकंप के जो कारण हैं उन कारणों में से निम्न कारण है जिसमें से कुछ ज्वालामुखी कारण, भ्रंश तथा संपीड़न क्रिया और भी उन निम्न कारणों में से एक कारण है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया गया था वो प्रसिद्ध अमेरिकी खगोलविद थे प्रोफेसर एच.एफ. रीड, उन्हीं के द्वारा यह प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत दिया जाता है। ये प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत है क्या, थोड़ा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। ये जो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत है यह जो है एच.एफ. रीड के द्वारा दिया गया, जो क्या थे वह अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलविद थे। उन्होंने बताया कि जो भूगर्भी यानी पृथ्वी के जो अंदर की चट्टानें हैं वो लचीली होती है अर्थात रबर के समान होती है और उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है रबर के समान ही। जब कभी अंतर्जात बल यानी अंदरूनी बल वहाँ सक्रिय होता है तो उन पर दबाव उत्पन्न होता है और दबाव पड़ने से चट्टानें अपने लचीले होने के स्वभाव के कारण उसे सहन करती है और एक सीमा के बाद वे अधिक दबाव को सहन करने में असमर्थ रहती है। वही जो अधिकतम सीमा तक वो सहन करती है दबाव को वो क्रांतिक सीमा भी कहलाती है। तो कभी हो सकता है प्रश्न आपको देखने मिल जाए कि क्रांतिक सीमा क्या है, तो वही होगा जो अधिकतम दबाव को सहन करने की जो अंतिम सीमा होती है वही क्रांतिक सीमा कहलाती है। तो उस समय तक सहन करती है और फिर उसके बाद वो खंडित होकर अलग हो जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार रबड़ क्या होता है, अगर रबड़ को आप खींचते हैं तो उस तन्यता के कारण वह अपने अंतिम अवस्था तक क्या होती है, पूरा तन्य होती है, फिर टूटने के बाद फिर वह पुनश्चलन अवस्था में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार चट्टान भी क्या होती है, वह दबाव को सहन करने के बाद जब वह टूट जाती है तो फिर विखंडित होकर पुनः गठित हो जाती है और भूकंप का जो केंद्र होता है वह वहाँ से उत्पन्न होता है और जिसके कारण ये क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। तो वही कह रहा है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, तो वह भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। यह जो भूकंप आता है वह काफ़ी घातक होता है, प्रभावकारी होता है, जिससे अत्यधिक विनाश होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे प्रत्यास्थ पुनश्चलन एच.एफ. रीड अमेरिकी भूगोलविद के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि 2 में भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अभी हम लोग चर्चा किए कि जो भूकंप के आने के कारण है उसमें से ज्वालामुखी कारण, भ्रंश एवं संपीड़न। ज्वालामुखी कारण क्या है, जब ज्वालामुखी क्या होता है, पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा या मैग्मा निकलने लगता है, आसपास की भूपट्टी पर दबाव पड़ता है और वहाँ कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए ज्वालामुखी के उद्गम होने से भी भूकंप देखा जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था भ्रंश संपीड़न की क्रिया। भ्रंश संपीड़न में क्या होता है कि भ्रंश और संपीड़न चट्टानों के विस्थापन के परिणाम स्वरूप एक क्षैतिज शक्तियाँ केंद्र के विपरीत की ओर कार्य करती है, जिसके प्रभाव में चट्टान चटक जाता है, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, इस तरह के घाटी निर्माण हो जाते हैं और एक कंपन चट्टानों के विपरीत दिशा में टकराने के कारण होता है और जो भूकंप के नाम से जाता है। उसी में से और क्या था, एक प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत था जो किसके द्वारा दिया गया था, अमेरिकी भूगोलविद एच.एफ. रीड के द्वारा 1906 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया गया था, जो उन्होंने बताया कि जो चट्टानें होती है वो लचीली होती, किसके समान, रबड़ के समान होती है। जिस प्रकार से रबड़ को आप अगर खींचते हैं तो एक मैक्सिमम अवस्था यानी अंतिम अवस्था तक वो तन्य होती है, उसके बाद टूटकर वो पुनश्चलन अवस्था में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, चट्टानें भी लचीली होती है और एक सीमा तक, अधिकतम सीमा तक वो दबाव को सहन करती है और दबाव सहन करने के बाद जब उससे अधिक होता है तो चट्टानें खंडित होकर टूट जाती है और स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर गतिज ऊर्जा एवं दोलन उत्पन्न करती है, जो भूकंप कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 में है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इससे पहले रिलेटेड हम लोगों ने प्रश्नों में देख लिया था कि जो पृथ्वी की आंतरिक अवस्था है उसे पता करने का एक कौन सा तरीका अच्छा था, जिसमें एक भूकंप विज्ञान था, जिसमें हम लोगों ने देखा भूकंप विज्ञान इसलिए सबसे सटीक और सबसे अच्छा तरीका और सबसे मान्य तरीका इसलिए था क्योंकि भूकंप जहाँ से उत्पन्न होती है
भूकंप कहाँ से उत्पन्न होती है? अभी हम लोगों ने 2-3 अवस्था देखा कि क्या होता है, पृथ्वी के जो आंतरिक चट्टानें हैं, जो अंदर के प्लेट हैं सबसे आंतरिक भागों में, जब वो प्लेटों में भ्रंश हो जाता है, भ्रंशन हो जाता है, चटक जाता है, या फिर प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के अधिक दबाव के कारण जब वो टूटता है, तब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से ऊर्जा निकलती है और वह ऊर्जा तरंगों में परिवर्तन हो जाती है। फिर वह तरंग जब धरातल पर आती है तो धरातलीय शैलों से टकराती है, तो धरातलीय तरंग निकलती है जो एल तरंग के नाम से जानते हैं। और फिर क्या होता है, वो कंपन होता है, तो वही क्या होता है, उस कंपन के कारण वो भूकंप आता है। तो आंतरिक संरचना क्या होता है, अब थोड़ा सा हम लोग और समझेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि चट्टानों के, भूगर्भिक चट्टानों के टूटने से, खिसकने से या भ्रंशन होने से क्या होता है, वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, तरंगे, पहले ऊर्जा होती है, फिर वो ऊर्जा ठीक इसके ऊपर तरंगे स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर चट्टान जो टूटता है, जहाँ से स्टार्ट होती है, उसको भूकंप मूल कहते हैं। ठीक इसके ऊपर जब वह ऊर्जा तरंगों में ऊर्जा आती है, यानी उद्गम केंद्र जिसको बोले, जहाँ से तरंग का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं, यानी कि भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र से तरंगे सभी दिशाओं में समान रूप से फैलना स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर दो तरह के तरंगे उत्पन्न होती है, एक भूगर्भिक तरंगे और एक धरातलीय तरंगे। तो जो भूगर्भिक तरंगे होती है वह पृथ्वी के अंदर सभी भागों में समान रूप में फैलती है। जो भूगर्भिक तरंगे होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पी और एस। यह जो पी तरंग होती है, यह काफ़ी तेज़ी से यह ऊपर की ओर जाता है, इसका शक्ति भी काफ़ी अत्यधिक होता है। यह एस तरंगे से 66% अत्यधिक होता है। इसका जो चलने का जो गति होता है वो एक तरह से अनुदैर्ध्य होता है, लंबाई की दिशा में एक गति करती है। तो पी तरंगे, और इसलिए यह पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इसके कारण इसको धरातलीय तरंगे। और एस तरंगे क्या होता है, एस तरंगे जो होती है यह पी तरंगे से थोड़ा कम होती है, यानी पी तरंगे के कुछ समय बाद एस तरंगे पहुंचती है, यह इससे थोड़ा कम गति करती है। और जो पी तरंगे हैं वो सभी माध्यमों में, ठोस, द्रव और मतलब तीनों माध्यम में ये क्या कर सकती है, चल सकती है, पी तरंगे। और लेकिन जो एस तरंगे है वो सिर्फ क्या कर सकती है, ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती है और तरल माध्यम में नहीं। तब क्या होता है, एक परिस्थिति के बाद जब वो जहाँ से उसका केंद्र होता है, मूल केंद्र, वहाँ से आगे बढ़ती है, तो वह जहाँ पर क्या होता है कि जो तरल अवस्था है, जो लावा मैग्मा होता है, उस तरल अवस्था को पार नहीं कर पाते, और इसके पार नहीं होने के कारण इससे क्या पड़ता है, भूकंप विज्ञान से स्पष्ट पता चलता है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है, क्योंकि इस तरंगे वहाँ पार नहीं कर पाती है। तो ये भी एक कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक परत को पता करने का, तो ये कारण आंतरिक विश्वसनीय जानकारी वह भूकंप विज्ञान से चलती है, जिसमें वो भूगर्भिक तरंगे जब उत्पन्न होती है, जिससे वो स्पष्ट पता चलता है कि कहाँ पे तरल अवस्था है, कहाँ पे ठोस अवस्था है। नेक्स्ट 4 में देखिए, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। अभी क्या होता है कि चट्टानों को खिसकने से, टूटने से या भ्रंश होने से, भ्रंश का मतलब ही होता है फॉल्ट, है ना, फॉल्ट कब आता है, या फिर एक दूसरे से आपस में टकरा गया, या दबाव अत्यधिक पड़ा, या कुछ कारण बस चट्टान एक दूसरे के विपरीत में हो गया, या बाएं या दाएं खिसक गया, तो उस तरह के खिसकाव के कारण चट्टानें चटक जाती है, और उसके बाद उसमें भ्रंश आ जाता है, भ्रंश घाटे, रैंप घाटे, इस तरह के घाटे भी ऊपर में आकर निर्माण होते हैं। तो चट्टानों के क्या होते हैं, टूटने से, जब जहाँ पर चट्टान टूटता है और उसके टूटने के बाद वहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा के बाद ठीक उसकी ऊर्जा के बाद जब वो तरंगों में परिवर्तित हो जाती है, चट्टान टूटा, यहाँ पर टूटा, तो इस जो टूटने की परिस्थिति है कहाँ पर, वह धरातल के अंदर गहराई में चट्टाने प्लेटों को, तो टूटता क्यों है, दबाव के कारण टूट सकता है, या फिर भ्रंश फॉल्ट के कारण, क्योंकि हम लोग देखा ना, प्लेट जो है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में क्या है, प्लेट विवर्तन से उसके स्वरूप और प्रवाह के सिद्धांत को पढ़ने को प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहते हैं। जो अंदर पाया जाता है वो प्लेट, तो वो क्या होता है, कभी कभी आपस में टकरा जाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया के बाद जब चट्टानें टूटती है, तब उस टूटने के स्थान को तो वहाँ पर भूकंप मूल उसे कहते हैं, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। और ठीक उसके ऊपर जब वह ऊर्जा तरंग में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको उद्गम केंद्र होते हैं, जो मूल, भूकंप मूल के ठीक ऊपर, एकदम जस्ट ऊपर क्या होता है, अधिक केंद्र होता है। तो भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वह भूकंप केंद्र से होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। फिर क्या होता है, उसके बाद भूकंप केंद्र के ठीक, भूकंप मूल के ठीक ऊपर भूकंप के जहाँ से तरंग की उत्पत्ति हुई, फिर वो तरंग समान दिशा में सभी भागों में पृथ्वी के अंदर पहुंचती है। और वो तिरंगे दो प्रकार की होती है, पी और एस तरंगे होती है। पी तरंगे जो होती है वो तरंगों की गति अत्यधिक होती है, इसकी तुलना में 66% अधिक होती है। और जो तरंगे पी तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य की चर्चा हम लोगों ने छांसियों में भी की है कि जो पूरब से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा अनुदैर्घ्य रेखा होती है, एक तरह से ये लंबवत होती है।
लंबाई के समान में ये गमन करती है। ये पी तरंगे ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था में यह क्या कर सकती है, चल सकती है। एक तरह से कई ध्वनि तरंगे होते हैं। एस तरंगे क्या होता है, एस तरंगे ठोस में तो चल सकते हैं लेकिन द्रव अवस्था में नहीं चल सकती, जिसके कारण एस तरंगे के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भागों का पता चलाया जाता है कि उसकी अवस्था किस तरह से आंतरिक है, तो वह भी कारण में आता है। तो अब हम लोगों ने देखा तो आंतरिक तरंगे, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। अब जब वही भूगर्भिक तरंगे जब धरातलीय शैल, यानी धरातलीय शैल क्या, धरातलीय शैल हम लोगों ने पढ़ा था कि धरातल मानी धरातल स्थल मंडल कहाँ से कहाँ तक है। स्थल मंडल की हम लोगों ने लगभग ऊंचाई देखा था कि वह 0 से 100 किलोमीटर के आसपास में था। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, उसके बाद पृथ्वी के जो ऊपरी मेंटल है वो सभी भाग स्थल मंडल में आता था। तो अभी समझ लीजिए 100 से 200 या 100 ही मानिए क्योंकि 100 हम लोग पढ़ा था। तो जब उस स्थल भूपट्टी के स्थल खंडों से जब टकराती है धरातलीय शैलों से कौन, भूगर्भिक तरंगे, तब एक क्या होती है, धरातलीय तरंग उत्पन्न होती है जिसे एल हम लोग जानते हैं। तो यही कह रहा, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति स्थान से होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और जहाँ से चट्टान टूटती है, जहाँ से ऊर्जा वो मुक्त होकर फिर भूकंपीय तरंग में परिवर्तित होती है उसको हम लोग भूकंप मूल कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। तो ये तीनों को समझ लीजिएगा। अब भूकंप मूल क्या हो गया, जिस तरह से इधर चट्टाने हो गया, चट्टाने में भ्रंशन फॉल्ट आया या टूटा, यहाँ से ऊर्जा मुक्त हुआ, तो यह भूकंप मूल हो गया। ठीक इसके ऊपर भूकंप केंद्र हो गया और फिर ये सभी दिशाओं में फैला। जब यह धरातलीय चट्टानों में जाकर धरातलीय शैलों से एक दूसरे से जब वहाँ पर जाकर मिलता है, तब वहाँ पर एक धरातलीय तरंग उत्पन्न होता है जो एल तरंगे के नाम से जाना जाता है। तो यही जो जहाँ पर क्या होता है, अब भूकंप क्या हो गया, ये भूकंप मूल हो गया, उद्गम केंद्र हो गया। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातलीय जो उद्गम केंद्र के सबसे नज़दीक होता है उसे हम लोग ईपी सेंटर अधिक केंद्र कहते हैं। और अधिक केंद्र ठीक उद्गम केंद्र के ऊपर और वो 90 डिग्री के पास में होता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट 6 में है अधिक केंद्र। ईपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से नहीं, पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से क्या है, वह भूकंप केंद्र स्थित है। वो भूकंप केंद्र जिसे उद्गम केंद्र भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद एक चीज़ जान लीजिए, उद्गम केंद्र जो है पृथ्वी का उसे अव केंद्र हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। तो कभी कभी आपको क्या करके उद्गम केंद्र ना दे करके क्या दे दिया जाए, आपको अव केंद्र दे दिया जाए तो वह भी सही होगा। तो ध्यान में रखिएगा, उद्गम केंद्र जहाँ से भूकंप केंद्र उत्पन्न हो रहा है उसी को उद्गम केंद्र कह रहे हैं। तो भूकंपीय तरंग जहाँ से तो वही करा पृथ्वी के भूकंप, पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान को भूकंपीय तरंग, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, ये है पृथ्वी, इसके अंदर आंतरिक प्लेटें हैं, ये आंतरिक प्लेट के टूटने के कारण यहाँ से ऊर्जा मुक्त भूकंप मूल हो गया। ठीक इसके ऊपर जहाँ से तरंगों जब ऊर्जा तरंगे में परिवर्तित हो गया तो वह उद्गम केंद्र कहलाया। यही उद्गम केंद्र, और इस उद्गम केंद्र को अब केंद्र भी कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो यह फोकस से ऊपर के ठीक ऊपर के बिंदु को जो सबसे नज़दीक होता है किसके, उद्गम केंद्र को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो अधिक केंद्र उद्गम केंद्र के ऊपर ठीक 90 डिग्री कोण पर अवस्थित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, वह स्थान जहाँ से भूकंप का अनुभव किया जाता है, यह भी नहीं तो वह जगह उद्गम के ऊपर भूकंपीय बिंदु को कहते हैं। नेक्स्ट 7 में देखिए, पृथ्वी के सतह पर भूकंप का केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। प्रश्न अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए हो तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाएगा, भूकंप मूल आ जाए, भूकंप केंद्र आ जाए, अधिक केंद्र आ जाए, एल तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, सभी वो आप अच्छा से जवाब दे पाएंगे। तो क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ा कि भूकंप केंद्र के ऊपर ठीक बिंदु को हम लोगों ने देखा जो 90 डिग्री पर होता है वो अधिक केंद्र। तो इस ऑप्शन में अधिक केंद्र है तो बीच में आ रहा है, यानी मध्य केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूकंप पर धरातलीय तरंगे होती है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के अंदर जब धरातलीय, पृथ्वी के अंदर अर्थात अत्यधिक गहराई में जब चट्टानें आपस में टकराती है जिसके कारण भ्रंशन, चटकन, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न के कारण जब उसमें फॉल्ट आ जाता है, चटक जाती है, तब वहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, वह ऊर्जा तरंगे में बदल जाती है और जो इसे भूकंप केंद्र या उद्गम केंद्र के नाम से जानते हैं। जब यह उद्गम केंद्र से तरंगे सभी दिशाओं में समान रूप से फैलना स्टार्ट कर जाती है, जब वह धरातलीय शैलों से टकराती है, यानी धरातलीय शैलों से मिलती है एक दूसरे से परस्पर, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, मध्य यानी
इसके मध्य अनोनय क्रिया, अनोनय क्रिया का अर्थ ही होता है एक दूसरे पर मिलना यानी परस्पर। तो जब भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय शैलें अनोन्य क्रिया के कारण नई तरंग उत्पन्न कर देती है मिलने के कारण, तब वह जो नई तरंग उत्पन्न होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धरातलीय शैल कहते हैं, या धरातलीय शैली, धरातलीय तरंग, जिसे एल तरंग के नाम से जाना जाता है। तो वही करा भूकंप पर धरातलीय तरंग क्या है, वह एल तरंग है। नेक्स्ट देखिएगा 9 में, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। अब सर्वाधिक क्षति कौन पाती, प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घ और क्षितिज। तो निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, तो सर्वाधिक क्षति कौन पहुंचाता है, तो वह पहुंचाता है प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घ और क्षितिज। तो प्राथमिक तरंगे किसको क्षति पहुंचाता है, भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा प्राथमिक तरंगे। नहीं, प्राथमिक तरंगे नहीं, सर्वाधिक क्षति है ना, क्योंकि प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे आकर वो जब शैल धरातलीय शैल से जब टकराकर अन्योन्य क्रिया कर, अन्योन्य क्रिया मैंने परस्पर एक दूसरे से मिलकर एक नई तरंग एल तरंगे, जिसे दीर्घ तरंगे भी कहते हैं, एल तरंगे। तो सर्वाधिक क्षति कौन पहुंचाती है, वो एल तरंगे पहुंचाती है। तो ध्यान में रखिएगा, लेकिन सबसे पहले जो धरातल पर पहुंचती है वो कौन तरंगे होती है, वो प्राथमिक तरंगे होती है। इसीलिए इसे प्राथमिक तरंगे कहते हैं, किसे, पी तरंगे को, क्योंकि इसकी गति भी एस तरंगों की अपेक्षा में ज़्यादा होती है। उसके बाद एस तरंगे पहुंचती है, तो एस तरंगे को द्वितीयक तरंग कहते हैं। तो यह ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक तरंग क्यों कहते हैं, प्राथमिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि पी तरंगों की जो गति होती है वो अधिक होती है, और एस की तुलना में तो 66% अधिक होती है। हाँ, वो अलग बात है कि पी तरंगे थोड़ा जब तरल से जाती है तो थोड़ा इसकी गति मंद हो जाती है, लेकिन एस तरंगे तो उसको पार ही नहीं कर पाती है तरल अवस्था को। तो दीर्घ तरंगे हो जाएगा, एल तरंगे को, धरातलीय तरंगे को, एल तरंगे को दीर्घ तरंगे भी कहते हैं। नेक्स्ट 10 में देखिएगा, 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही नहीं है। अब कौन सा स्थान सही नहीं, भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखा कहलाती है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आते हैं सहभूकंप कहलाते हैं। अब परिस्थिति समझिए, ऑप्शन में करा भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाले, समान बर्बादी कह दीजिए या फिर समान भूकंपीय तीव्रता, यानी यहाँ भी 8.9 आया और अन्य स्थानों पर भारत में भी, इंडोनेशिया में भी आया। तो इन दोनों को समान भूकंपीय स्थानों या समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समभूकंप रेखा कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बी में समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। बिल्कुल नियमित, नियमित कैसे होगा, जो रेखा का आकार है वो नियमित नहीं। अब बताइए, भारत में आया, इंडोनेशिया में आया, जापान में आया, क्या रेखा वो नियमित होगा, वो नियमित नहीं होगा, अनियमित होगा, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है। इसलिए बी नंबर पर्याप्त नहीं है। सी पढ़ते हैं, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आए हैं, यानी समय एक ही साथ आने का, जहाँ भूकंप एक साथ आए हैं, यानी 6 बजे यहाँ भी आया और 6 बजे जापान में भी आया, तो उस स्थान को मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप रेखा कहते हैं। तो एक साथ भूकंप आने के साथ वह मिलाने वाली रेखा को सहरेखा। तो ध्यान में रखिएगा कि समभूकंप सहरेखा क्या होता है। समभूकंप में होता है समान बर्बादी वाले, समान तीव्रता वाले स्थान, और सहभूकंप में होता है जहाँ पर एक समय में जो भूकंप आया। नेक्स्ट देखिए, भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। बिल्कुल सही बात है, भूकंपीय तरंगों को जो अंकित किया जाता है वह सिस्मोग्राफ होता है, जिसमें 1 से 10 तक स्केल होता है, उसके अनुसार उसका पता किया जाता है, उस तरंगों को पता किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का गलत हो जाएगा, जो कथन सही नहीं है। नेक्स्ट 11 में देखिए, 11 में क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब कौन सा कथन सही नहीं है, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। अब रिएक्टर स्केल, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि रिएक्टर स्केल क्या होता है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त करती है। हम लोगों ने देखा कि जो भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, फिर वो जैसे ही जो उद्गम मूल से है, जब उद्गम केंद्र पर जाती है तो वह ऊर्जा क्या होता है, फिर तरंगों के रूप में परिवर्तित होकर वह पृथ्वी के सभी भागों में समान रूप से फैलना स्टार्ट हो जाती है। सभी भागों में समान, कहिए सभी भागों में फैलना स्टार्ट हो जाती है। समान इसलिए नहीं क्योंकि जहाँ तरल आएगा वो धीमा हो जाएगा थोड़ा। मुक्त होना मतलब मुक्त क्या होती है, समान रूप से फैलना, मुक्त हो जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापन के अनुसार भूकंप की तीव्रता क्या की जाती है, 0 से 10 तक होती है। ये जो उसका स्केल होता है 0 से 10 तक होता है। तो ये जो भूकंप रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र है, यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो तरंगों को जो अंकित करने वाला यंत्र था वो क्या था, तरंग, यानी जो तरंग को अंकित करा था सिस्मोग्राफ। लेकिन उसकी तीव्रता को जिसे रिएक्टर स्केल कहते हैं, जिसमें 0 से 10 क्या होता है,
उसमें ये होता है उसका पमा पैमाना होता है। फिर उसके बाद रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथम स्केल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें 0 से 10 तक क्या है, एक लॉगरिथम प्रणाली है, 0 से 10 तक अंकित होता है और वही वो तीव्रता को बताता है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। यह जो स्केल है, सही बात है, भूकंप की ऊर्जा को ही मापता है। हम ऊर्जा इसलिए कहना सही क्योंकि वही भूकंप का ऊर्जा है ना जो तरंगों को क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। वह ऊर्जा जहाँ से छूटा ऊर्जा हुआ, ठीक उसके उद्गम मूल से ठीक उसके जस्ट ऊपर उद्गम केंद्र बना, जहाँ से वह तरंगे पृथ्वी के सभी दिशाओं में फैलना स्टार्ट होती है। फिर वो जाकर धरातलीय तरंगों से अन्योन्य क्रिया कर वह धरातलीय तरंगे एल तरंगे बनाती है। तो यह भी कथन सी भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, यह ऑप्शन डी ही हो जाएगा। सभी कथन सही है और कौन सही नहीं, इनमें से कोई नहीं। 12 में देखिए, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। अब क्या है, अंतःसागरीय भूकंपों के द्वारा अब क्या हो जाता है। देखिए, अगर हम लोग क्या पढ़े थे, दो पढ़े थे ना, कि अगर बात की जाए जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट की लंबाई यानी कि सबसे ऊपरी भाग जिसे हम लोग भूपर्टी कहते हैं, जब चट्टान जब हम लोग पृथ्वी का स्वरूप संरचना पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग जिसे क्रस्ट के नाम से जानते हैं, जो 0 से 30 किलोमीटर है, लेकिन वही यह महासागरीय में इसकी लंबाई कम है, मात्र 0 से 5 किलोमीटर, 5 से 7। और वही आप अगर ले लीजिए पर्वतीय क्षेत्रों में तो 0 से 70 किलोमीटर है। यानी कि जो महाद्वीपीय जो क्या है क्रस्ट की लंबाई वह कम है। तो वही करा, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। अब है अंतःसागरीय, तो जो सुनामी है उसे तो हम लोग क्या कहते हैं, वो सुनामी कहते हैं। थोड़ा समझेंगे कि सुनामी कब आता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ता है जब भूकंप का जो अधिक केंद्र होता है वह क्या होता है, अध स्थल पर हो, यानी कि समुद्र के नीचे वाले स्थल जो है 0 से 5 वहाँ पर हो, यानी उसी के नीचे हो, समुद्र अधस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी। अपने आप में एक भूकंप नहीं है, वो क्या है, लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि भूकंप सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं, क्योंकि जो सुनामी वही कहलाता है। ये सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, यह लहर है। और ये लहर कब उत्पन्न होती है, ये जो लहर उत्पन्न होती है वह भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। और वही भूकंपीय तरंग जब अधः स्थल यानी जो महासागर है, महासागर के अधः स्थल में जब उसका अधिक केंद्र हो, तब वह परिस्थिति उत्पन्न होती है सुनामी की। यानी पहले तरंग उत्पन्न हुआ, तरंग से फिर जब वो महासागर में आया तो उस पर क्या हो गया, वहाँ पर लहर बना। फिर वही लहर लगभग देखें कि 160 किलोमीटर के बराबर के भी रहेगा, उसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर को भी देखने को मिल जाती है, इसलिए उसे सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सुनामी का उद्गम कब, परिस्थिति सुनामी कब उत्पन्न हो रहा था। हम लोगों ने देखा कि सुनामी तब उत्पन्न हो रहा था जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधः स्थल पर हो, यानी समुद्र के नीचे जो सबसे तल वाला स्थल है, यानी उसका अधिक केंद्र जब उस अधः स्थल पर हो, तब ये लहरें उत्पन्न होती। और जो सुनामी है वो अपने आप में भूकंप नहीं, वो लहर है। और ये भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है क्या, समुद्रीय लहरें। तो ध्यान में रखिएगा, भूकंप हो जाएगा। नेक्स्ट 14 में, विश्व का सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। तो यह देखिए, वह परिप्रशांत महासागर पेटी। अब ऐसा क्यों है, यहाँ क्यों आता है, तो इस क्षेत्र में जो मैक्सिमम क्षेत्र पड़ते हैं वो चिली हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, अलास्का हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्र स्थित है। समानता जो विवर्तनकी भूकंप ही अधिक आते हैं। यहाँ पर जो समानता है विवर्तनकी, यानी विवर्तनकी वही टेक्टोनिक क्या था, टेक्टोनिक था, वही था जो हम लोगों ने देखा कि चट्टानों के स्वरूप और प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहते हैं, जो आगे फिर बाद में देखेंगे मॉर्गन के द्वारा, फिर उसको 1965 ईस्वी में सबसे पहले तो हैरी हेस के द्वारा 1960 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। तो मुख्यतः वहाँ पर ये चीज़ जो ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो आंतरिक जो प्लेटें हैं वो विवर्तनकी के द्वारा जब टकराकर आपस में क्या करती है, भूकंप उत्पन्न करती है। तो ध्यान में रखिएगा, समांतर विवर्तनकी भूकंप ही वहाँ पर अधिक आते हैं और ये भूकंप धरातल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होती है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब वो तैरता हुआ चट्टान है वो आपस में क्या होता है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलता है
और चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न हो जाता। तो परिप्रशांत महासागर पेटी हो जाएगा, जिसमें चिली, अर्जेंटीना और कौन कौन, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ये सभी आ रहा था। 15 भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है। इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? अब इस लहरों को किस नाम से, अभी देखिए हम लोगों ने क्या देखा, करा भूकंप के प्रभाव महाद्वीपीय भागों में अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागर में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इसे किस नाम से? उसे सुनामी के नाम से। अभी हम लोगों ने देखा जी, अगर पृथ्वी, अगर भूकंप का जो अधिक केंद्र है वह महासागर के अधिक स्थल भाग में हो, यानी महासागरीय भाग में हो, यानी उसके तल के नीचे हो अधिक केंद्र, तब वहाँ पर क्या हो जाता है? सुनामी उत्पन्न होता है। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, वो लहरें हैं और ये लहरें तब उत्पन्न होती है जब क्या होती है? भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, वही भूकंपीय तरंग से उत्पन्न होती है। तो सुनामी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी, जो सुनामी है उसको TSUNAMI, जो सुनामी है वह जापान का भाषा है। सु का मतलब होता है लहर, तीव्रता लहर। तो TSU सु का मतलब हो गया तीव्र लहर और नामी का मतलब हो गया बंदरगाह, यानी वैसा तीव्र तरंग जो क्या करे? बंदरगाह को प्रभावित करे। ये जापानी है भाषा, तो ध्यान में रखिएगा। सु और नामी से बना है। सु का अर्थ होता है तीव्र तरंग और नामी का अर्थ होता है बंदरगाह। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो वो जापान को कहते हैं, क्योंकि जापान ही इसका उद्भव है, वहीं से इस शब्द का उद्भव हुआ। और जिसका अर्थ हम लोगों ने अभी देखा कि सु का अर्थ होता है तीव्र तरंगे और नामी का अर्थ होता है बंदरगाह। तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? बेस, अभी हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि उद्गम केंद्र से, फोकस से, जिसे हम लोग अवकेंद्र हाइपोसेंटर भी कहते हैं, जब वहाँ से तरंगे उत्पन्न होती है तो सभी दिशाओं में वो फैलना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें से जो भूगर्भिक तरंगे होती है, तो दो तरंगे बनते हैं, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। तो जो भूगर्भिक तरंगे होती है उसमें मुख्यतः P और S तरंगे होती है। जो P तरंगे होती है वो S के तुलना में काफ़ी तीव्र होती है और जो P तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती है, यानी वो लंबाई की दिशा में गमन करती है। और जो S तरंगे होती है P की तरंगे में थोड़ा कम होती है। जो P तरंगे होती हैं वो सभी माध्यमों को पार करते हैं, यानी ठोस द्रव को पार करते हुए पहुँचती है। हाँ, थोड़ा सा P का जो है द्रव में कम हो जाता है, लेकिन जो S तरंगे होती है वो सिर्फ ठोस में पार करती है, ठोस अवस्था में, ठोस में, द्रव में वो पार नहीं कर पाती है तरंगे। तो जिससे पृथ्वी के आंतरिक भूभाग का भी इस तरंगे से पता चल जाता है, यानी भूकंपीय विज्ञान से। तो प्रश्न यह भी देखने को मिलता है कि पृथ्वी के अंदर अंदरूनी भाग को सबसे अच्छा मापने का क्या पैमाना है? भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी रहेगा, ये सभी देगा तो उसमें भूकंप विज्ञान होगा, वही एस तरंगे। तो कौन से नहीं तरल पदार्थ हो? तो एस तरंगे, और यही एस तरंगे के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भागों का क्या होगा? स्पष्ट पता चलता है। नेक्स्ट देखिए 19 में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? अब देखिए हम लोगों ने दो चीज़ यहाँ पे पढ़ा, एक सिस्मोग्राफ देखा और एक रिएक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ में हम लोगों ने देखा जो तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र था, और रिएक्टर स्केल में हम लोगों ने देखा था कि यह जो रिएक्टर स्केल यह क्या था? यह भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र था। यानी जो रिएक्टर स्केल में था यह 0 से 10 एक तरह से लॉगरिथम स्केल होता था, जिसमें वो जो भी मतलब इसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक जो 8 से ऊपर भूकंप आ रहा है वो अत्यधिक विनाशकारी होता है। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? वह भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, और तरंगों को अंकित करने के लिए सिस्मोग्राफ हम लोगों ने देखा था। एक और होता है मार्कोनी होता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, वह भी आघात या तीव्रता को ही नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 20 में सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में आता है? अभी देखिए हम लोगों ने देखा भूकंप की तीव्रता में रिएक्टर स्केल, और उसके भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है। तो ध्यान में रखिएगा, सिस्मोग्राफ तरंग को मापने में इसकी अहम भूमिका होती है। तरंग वही P और SL जो तरंगे बन रही है उसी को ये मापन करता है। नेक्स्ट देखिए सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप का विज्ञान है, क्योंकि भूकंपीय तरंगों को इसमें मापा जाता है। 22 में देखिए समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम लोगों ने अभी इससे पहले दो बातों को देखा। उन दो बातों में हम लोगों ने देखा कि समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले क्षेत्र को मिलाने वाली को क्या हम लोग कह रहे थे समभूकंप रेखा। और एक देखा था हम लोग सहभूकंप रेखा। सहभूकंप में क्या था? सहभूकंप में था कि एक ही समय में जो क्या हो रहा था, भूकंप आ रहा था, उसे हम लोगों ने सहभूकंप कहा। तो यहाँ पर कह रहा है समान भूकंप की तीव्रता और समान बर्बादी वाले। समान भूकंप यानी मान लेते हैं एशिया में भी आया और यूरोप में भी आया,
तो जो है वो तीव्रता यहाँ भी उतना ही था और वहाँ भी तीव्रता अलग था, लेकिन एक समय में नहीं आया। तो उसके मिलाने वाली रेखा को होते हैं समभूकंप रेखा कहते हैं। और यह जो अनियमित होती है, नियमित नहीं होती है, तो समभूकंप हो जाएगा। और वही एक समय में आता है, उस क्षेत्र और उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है वह सहभूकंप रेखा कहलाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 25 में 24 में देखिए, 24 में कह रहा समभूकंप रेखा का आकार प्राय क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि समभूकंप रेखा क्या है। समभूकंप रेखा वह रेखा जहाँ समान भूकंप तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को समभूकंप रेखा कह रहे थे। जैसे एशिया में भी आया और यूरोप में भी आया। यहाँ 8.9 था इसका, और यहाँ भी तीव्रता 8.9 था। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वह कहेंगे समभूकंप रेखा। और जो अनियमित होती है, क्योंकि समय तो एक साथ नहीं है, हाँ तीव्रता एक साथ है और बर्बादी भी उतना ही हुआ है जितना वहाँ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, भूकंप का कारण है। भूकंप का कारण क्या है? सबसे अच्छा ऑप्शन में है भू परिवर्तन, टेक्टोनिक, भूगर्भ। देखिए भूकंप के कारण में हम लोगों ने देखा कि मतलब बहुत सारे कारण हैं। उसमें से निम्न कारण में हम लोगों ने क्या क्या देखा, जिसमें हम लोग को ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी भूकंप उत्पन्न होता है। जिसमें क्या होता है, पृथ्वी के भीतर से जब गर्म लावा मैग्मा जब ऊपर आती है तो भूपट्टी पर एक दबाव डालती है, और जब वो दबाव डालती है तो एक कंपन होता है। स्वाभाविक सी बात है, जब उतना बड़ा एक पत्थर पर दबाव पड़ेगा, जब हटेगा तो कंपन आता है, उसके कारण भी भूकंप आती है। दूसरा हम लोगों ने भ्रंश एवं संपीड़न के कारण, जब भ्रंश संपीड़न के कारण चट्टानों के जब विस्थापन होता है परिणाम स्वरूप, तो क्षैतिज शक्तियाँ जो केंद्र के विपरीत दिशा में कार्य करने लगती है। जिसके प्रभाव से क्या होता है, चटकन, भ्रंशन, ब्लॉक, रैंप, घाटी, स्थलाकृतियों का भी निर्माण हो जाता है। और इन चट्टानों को जब दो विपरीत दिशा में वास्तविक विस्थापन होता है तो सामान्य भ्रंशन होता है, वो भी भूकंप होता है। फिर हम लोगों ने देखा था प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत, जो अमेरिकी खगोलविद थे प्रोफेसर एच.एफ. रीड के द्वारा भी, जो 1906 ईस्वी में उनके द्वारा दिया गया था। जो क्या होती है, पृथ्वी का जो चट्टान होता है वो लचीली होता है, रबड़ के समान होता है। यानी जिस तरह से रबड़ क्या होता है कि टूटकर पुनश्चलन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार चट्टान विखंडित होकर पुनः गठित हो जाती है। यानी एक क्या होता है कि जब उस पर चट्टान लचीली होने के कारण वह दबाव को सहती है, और दबाव सहन करने में जब वह असमर्थ हो जाती है तब वह क्या हो जाती है, टूटकर अलग हो जाती है, फिर पुनश्चलन। तो उस प्रकार पे, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो है प्रचलन समानता वह टेक्टोनिज्म है, यानी विवर्तनकी सिद्धांत है। विवर्तनकी सिद्धांत क्या था? विवर्तनकी सिद्धांत तो हम लोग पहले भी देखे थे, जिसमें हम लोग वो देखे थे चट्टानों के स्वरूप और प्रवाह के अध्ययन को ही प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कर रहे थे। तो उसी में से जो टेक्टोनिज है वह क्या है, सबसे पर्याप्त है। यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र क्या होता है, इसी क्षेत्र में टेक्टोनिज में आता है, जहाँ पर भूकंप विश्व के 63% भूकंप देखने को मिलता है। और अगर आप आगे देखेंगे वही प्रशांत महासागर में जो अग्निवलय के रूप में जानता है, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है वो टेक्टोनिज्म क्षेत्र ही है। नेक्स्ट देखिए 26 में कह रहा है अग्निवलय, सर्किल ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के इस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ भूकंप का कितना आता है, यानी कितना % भूकंप आता है। देखिए यह विश्व का सबसे क्या है, विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। कौन? प्रशांत महासागर, जिसके कारण इसे अग्निवलय के रूप में भी जानते हैं। विश्व के 63% जो है वही 68% भूकंप यहीं आते हैं। और इस क्षेत्र में चिली, अलास्का, जापान, फिलीपींस, कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्र था। यहाँ भूकंप का सीधा संबंध क्या है, प्लेटीय अभिसारण। अभिसारण का मतलब क्या हो गया, अभिसारण का मतलब हो गया जो मिलता है एक तरह से। तो जो क्या है, प्लेटीय, क्योंकि हम लोगों ने देखा क्या, प्लेट विवर्तन की। टेक्टोनिज्म, तो टेक्टोनिज्म है, यानी यहाँ जो प्रवाह और उसके स्वरूप हैं, हम इस तरह के जो हैं कौन सा प्लेट, प्रशांत महासागर में। तो क्या है, भूकंप का सीधा संबंध प्लेटीय अभिसरण से है, जो भूपट्टी के चट्टान संस्तरों में भ्रंशन तथा ज्वालामुखी सक्रियता से है। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसलिए इस प्रशांत महासागर को अग्निवलय, जहाँ भूकंप का 68%, 63 भी रहता तो वह भी सही होता। आप बुक में देखेंगे तो 63 मिलेगा, तो ऑप्शन में 63 है नहीं, 67, 68 वो भी सही होगा लगभग। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है? धरातल पर कौन सा नहीं घटता है? ज्वालामुखी भी धरातल पर होता, अपक्षय भी धरातल पर होता, अपर्दन भी धरातल, क्या सुनामी धरातल पर होता? नहीं, यह महासागर में होता है। सुनामी क्या है? सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं, और ये लहरें हैं, और ये लहरें कब उत्पन्न होती है, जब भूकंप केंद्र यानी एपिसेंटर, अधिक केंद्र, भूकंप केंद्र नहीं, अधिक केंद्र जब वो महासागरीय अधिस्थल में हो, तब उस भूकंप के कारण, उत्पन्न भूकंप के कारण उससे क्या होती है, तरंगे
जो है वो पानी में उससे लहरें का निर्माण होती है और वही लहरें सुनामी कहलाती है, जिसका स्पीड लगभग 160 180 इतने भी देखने को मिला। जो जापान में आया था सुनामी 2011 में, उसमें भी काफ़ी उसका था, उसका तो तीव्रता सोच लीजिए, भूकंप का बता रहे हैं 9.0। और जो सुनामी आया था इंडोनेशिया में उस समय, उसका तो था मतलब कहिए कि काफ़ी ज़्यादा था, 1 मीटर से भी ऊपर था, 100 मतलब कभी कभी तो 650 किलोमीटर भी देखने को मिल गया है तीव्र से। नेक्स्ट देखिए 28 में, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। तो अनुमेय प्राकृतिक आपदा, तो आप पहले ये समझिए कि अनुमेय क्या होता है। अनुमेय का अर्थ होता है जिसका अनुमान ना हो सके, उसी को अनुमेय कहते हैं, है ना। तो कोई कोई वर्ड ऐसा होता है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो शायद आपको समझने में कठिनाई होती है, इसके कारण आप समझ नहीं पाते। तो पहले उन चीज़ों को हम लोग को अच्छा समझना होगा, तब प्रश्न हाल नहीं होगा। अगर आप समझ गए अनुमेय का मतलब क्या होता है, जिसका अनुमान ना लगाया जा सके, तो स्वाभाविक सी बात हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं चक्रवात का भी पता चल जाता है। अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में आया चक्रवात, 2 दिन 3 दिन पहले पता चल गया, जिसमें सभी को अलर्ट कर दिया गया, खाली करवा लेगा। फिर उड़ीसा में भी हाल ही में जो आने वाला, उसमें भी तो सभी को ये क्या है, साइंस इतना डेवलप कर चुका, लेकिन भूकंप ऐसा है जिसे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 29 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। कह रहा है एशिया के पूर्वी सीमांतों में। अब भारत भी तो एशिया में, इसके पूर्वी सीमांत सोच लीजिए होने वाले भूकंप, तो एशियाई प्लेट के नीचे जो पैसिफिक प्लेट है उसी के आवागमन, क्योंकि सामान्यतः जो भूकंप वहीं आते हैं, कहाँ आते हैं, टेक्टोनिज्म क्षेत्र में, यानी प्लेट विवर्तनकी का जहाँ पर तैरता हुआ प्लेट है। तो जिस तरह से हम लोगों को देखा था प्रशांत महासागर में है, जो क्या है, जिसको समंत प्लेटीय अभिसरण से है, जो भूपर्टी के चट्टानों के संस्तरों में भ्रंशन तथा ज्वालामुखी सक्रियता से हो से। तो इसी प्रकार एशिया प्लेट के नीचे जो पैसिफिक प्लेट का अवगमन है, यानी जो तैरता हुआ है, उसके नीचे से क्या है, भूकंप का ये कारण है। तो हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप का कारण क्या है, वो इस पैसिफिक प्लेट। तो भूकंप से रिलेटेड हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, उन कॉन्सेप्टों को भी समझा कि भूकंप क्या है, भूकंप का कारण क्या है, भूकंप में क्या क्या भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, मूल केंद्र, उन परिस्थिति को समझा, कैसे एल तरंग का निर्माण होता है, पी एस तरंगें क्या होती है, किस तरह से पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप का पता किया गया, आंतरिक संरचना पता चला है। और उस आंतरिक संरचना को पता करने के तो बहुत नियम है, लेकिन उसमें से सबसे पर्याप्त और उचित भूकंप विज्ञान को माना गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।